सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षकों और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, स्वास्थ्य बहुत सही न होने की वजह से थोड़ा सा हम लेट हैं, ठीक है जी, क्योंकि क्लास आपको देनी थी, आवश्यक थी, इसलिए हम इसको हटा भी नहीं सकते थे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए, हिंदी की क्लास है आज सुबह सुबह आपको मिलेगी। चूंकि आपको संस्कृत का टैग वर्ड तो मिल गया था, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र से मैं निचोड़ कर आपके लिए लाया था, वही सेम टू सेम कार्य यहां पर हुआ है हिंदी की पेडागोजी में। जो हिंदी की पेडागोजी आपकी आती है, आपके एग्जाम में आती है, जो प्रश्न आए हुए हैं, ये सारी चीजें वही डायरेक्ट वहीं से होंगी। कहां से? डायरेक्ट वहीं से होंगी। तो याद रखना, सभी का निवेदन है, आज अगर और कोई क्लास होगी तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसको आप डिले कर सकते हैं, उसको फिर देख लेना, लेकिन ये टैगवर्ड वाली क्लास मत छोड़ना, ठीक है। मेरे प्रिय छात्र जो भी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। एक बार सेशन को लाइक शेयर करके आ जाओ फटाफट, और हम शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब होगा, है ना जी। हाँ, स्वास्थ्य बहुत सही नहीं। आवाज हमारी एक बार बताओ फटाफट, जा रही बढ़िया? आवाज अच्छे से जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दो, फिर हम शुरू करते हैं सेशन। भाई पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं। ओके डन, आवाज सही है जी, ओके। चलिए, ये हिंदी के पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, और साथ में हिंदी के वो टॉपिक यहां पर आए हैं, उन टॉपिक को हम डिस्कस करके क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है, विगत वर्षों में पूछा गया है, या फिर पूछा जा रहा है, या जहां से प्रश्न जिस टॉपिक से बन रहा है उस विषय में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं बढ़ना है? हाँ, आओ। ये है संस्कृत चंद्रा का रिवीजन क्लास है। बहुत सारे छात्र अभी तक हमारा रिवीजन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं। अगर वो चाहते हैं कि हाँ, जो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वहां पर हम पढ़ लें, उसके विषय में हम जान लें, समझ लें, तो आपका हम स्वागत करते हैं आपके अपने संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथ ही हमारे पेड वाली क्लास में, रिवीजन वाली क्लास में सभी का बहुत स्वागत है। आइए स्वीकारिए। तो उसके लिए आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना 7985789062। और एक छोटा सा निवेदन है हमारे शिक्षार्थियों से कि भाई सुबह सुबह 5 बजे से 4 बजे से रिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उनसे निवेदन है कि भाई आप उठ जाते हो, लेकिन यहाँ पर है ना जी, तो कृपया करके 10 बजे के बाद ही फोन मिलाएं। इस नंबर पे 10 बजे के बाद ही फोन मिलाएं, और रात में 10 बजे के पहले, ठीक है जी। तो यही निवेदन है। तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा ग्राम? बोले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम, ठीक है जी। यहां पर आपको मिलता है आपके डेली बेसिस पर जो भी आपकी प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है, उसको डेली हम यहां पर शेयर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। ये तो 12 बजे रात में 1-1 बजे तक फोन मिलाए हैं लोग, हैं खतरनाक प्राणी है। आगे आ जाओ जी। थोड़ा सा अब हम लोग एकदम सुकून से आराम से पढ़ेंगे, लेकिन निवेदन बस इतना है कि थोड़ा सा वार्ता कम करेंगे, हंसते रहो, एक बार अच्छी से स्माइली भेज दो, फिर हम क्लास की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ चलो जी, वो टॉपिक जहां से प्रश्न आ रहा है, जहां से प्रश्न आते हैं, तो आइए देखते हैं ना जी इसमें। तो उपलब्धि परीक्षा, एक जो परीक्षा के प्रकार होते हैं, उपलब्धि परीक्षा, दक्षता परीक्षा, रुचि, पता नहीं कौन कौन सा है, ढेर सारी परीक्षाएं। तो उपलब्धि परीक्षा क्या होती है, कैसे जानोगे, कैसे आंसर करोगे, इसके लिए हम लोग मिलते हैं। हाँ जी, चलो देखते हैं जी। इस परीक्षा का दिख रहा है ना जी, दिख रहा है सभी को। और मैं एक और चीज, जिनको ई बुक चाहिए, ई बुक की पीडीएफ चाहिए,
129 चार्ज है, और आज तक के लिए जो हमारा ऑफर था रिवीजन क्लास का 199 है। तो आज तक जो छात्र परचेज करते हैं रिवीजन क्लास वो 199 में ले सकते हैं, जो ई बुक की पीडीएफ लेंगे वो 129 में ले सकते हैं, और जो 199 का क्लास लेते हैं उनको ई बुक की पीडीएफ उनको उसी क्लास में इंक्लूडेड मिल जाती है। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षा क्या होती है? कहीं भी परीक्षा में आ गया उपलब्धि परीक्षा तो क्या समझोगे जी? चलो उसका मतलब क्या समझ के उत्तर करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। क्या सीखा, कितना सीखा, हाँ किस सीमा तक सीखा, यही तो। अगर ऐसा कहीं प्रश्न है कि ऐसा कहीं प्रश्न है तो याद रखना वहां पर उपलब्धि परीक्षा हो। कैसी परीक्षा है? वह उपलब्धि परीक्षा है। ठीक है, वह भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक, किस स्तर तक सीख पाया। हाँ, किस हद तक मतलब किस स्तर तक सीख पाया, उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। तो ये सारी परीक्षाएं कितना सीख पाया, किस स्तर तक छात्र सीख रहा है, हाँ जी, कहां तक छात्र सीख पा रहा है, क्या सीखा छात्र ने, इस तरीके का अगर प्रश्न है बंधु तो उसका उत्तर क्या होगा? उपलब्धि परीक्षा। उसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों? सॉरी, उसका उत्तर क्या होगा तो कहोगे उपलब्धि परीक्षा। ठीक है, एक सुंदर से स्माइली भेजो भाई आप लोग, फटाफट फटाफट, अच्छे से, सुंदर से, प्यारे से, है ना जी। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जो आपको पिन कर दिया जा रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दक्षता परीक्षा क्या है? दक्षता परीक्षा क्या होती है? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता व प्रवीणता का स्तर कितना है। बात समझ रहे हैं कि यहां पर मेनली दक्षता का मतलब चारों कौशलों में दक्ष होना, चारों कौशलों में प्रवीण होना। दक्ष कहते हैं ना भैया, इसमें वो दक्ष हो गए। जैसे क्या होता है, जैसे मैं कुछ पढ़ाऊं तो आपने कितना सीखा, हाँ ये बात अलग की हो जाती है। और दक्ष होना कि आप उसमें संपूर्ण रूप से प्रवीण हो गए, आपकी प्रवीणता का जांच हो रहा है कि एकदम कहें भैया ये तो एकदम दक्ष है उनमें, है ऐसा बोलते नहीं, कहते हैं कि ये तो एकदम दक्ष है इसमें भैया, मतलब बहुत बढ़िया से आता है ऐसा करके। ठीक है, ये हो गई आपकी दक्षता परीक्षा। बहुत बढ़िया, एकदम। ये साइलेंट बॉय जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जो लिख कर भेजते हैं जीवन में नहीं भूलेंगे। जो ऐसा कार्य करते हैं ना जी, कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट्स को लिखकर प्रेषित करते हैं, जीवन में नहीं भूलते हैं। अभिरुचि परीक्षा, ये अगर अभिरुचि परीक्षा क्या होती है उसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स देख लो आप लोग। हाँ, इससे यह पता चलता है, हम प्रश्न भी लाए हैं, हम प्रश्न भी करवाएंगे। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। अभिरुचि आपका इंटरेस्ट, समझे ना जी। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा नहीं। अभिरुचि परीक्षा में क्या क्या हो जाता है। कभी ऐसा प्रश्न आ गया कि यह अनुमान लगाया जा रहा है हिंदी में कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा अथवा नहीं, तो यहां पर उसे किस प्रकार की परीक्षा हो रही है, तो अभिरुचि परीक्षा। ठीक है, अभिरुचि परीक्षा। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ध्यान देना, लक्ष्य मतलब जो आपका विशिष्ट उद्देश्य है। जिस विशिष्ट उद्देश्य को लेकर, जैसे आप अगर सीटेट के लिए पढ़ रहे हो तो आपका एक लक्ष्य होगा कि हम सीटेट पास कर लें, हम सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त कर लें, है ना जी, ये आपका लक्ष्य होगा। तो कह रहे हैं अभिरुचि परीक्षा में लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसमें कह रहे हैं लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं है, किंतु जो दक्षता परीक्षा भी आपकी होती है जिसमें आप कहते हैं हम दक्ष हो गए हैं, तो सीटेट में दक्ष हो गए हैं, तो उसमें लक्ष्य पूर्व लक्ष्य विषय के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गहन पठन क्या होता है? गहन पठन क्या होता है? एक सेकंड। गहन पठन, पठन के कई प्रकार होते हैं। गहन पठन होता है, विस्तृत पठन होता है जी। आइए देखते हैं आखिर यह होता क्या है। गहन, प्लीज सेशन को लाइक कर देना अगर आपको क्लास थोड़ी सी लग रही हो कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और बेशक होगी। पूरे क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बेहतर क्लास मिलने वाली है हिंदी भाषा की। उसके बाद प्रैक्टिस लगाइएगा, निश्चित रूप से निखार आएगा। ठीक है, गहन पठन, बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है। तो बारीकी से पढ़ना,
कहीं ऐसा लिखा है कि भाई कोई छात्र है वह इस पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है, बारीकी से पढ़ रहा है। देखिए जो लोग आपस में बात करेंगे उनको ब्लॉक कीजिए। जो लोग आपस में बात करें चुप पे पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। यहाँ तुम्हारा जमीन कोई लिखवा दिया है क्या? बतिया रहे हो एक दूसरे को, चुप करा रहे हो। चुप पे अपना पढ़ाई करो, अपना लिख कर भेजो। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको पॉइंट्स में लिख कर भेजो। अगर आपको पढ़ना है तो इसको पॉइंट्स में लिख कर भेजो, ठीक है? नहीं तो ब्लॉक करो सबको, और डिस्टर्ब होता है ना जी। और भी छात्र जो पढ़ने आए उनको भी पढ़ने आपस में पता नहीं क्या चौ 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 करते रहते हो, लड़ते रहते हो। ऐसा लगता है कि है बढ़िया। चलो मारे खींच के, चुप पे बतियाना मत, आपस में बता दे रहे हैं। आओ, बारीकी से पढ़ना का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ है किसी विषय वस्तु को गहराई से समझना। गहराई मतलब किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं, गहराई का मतलब उसके भाव में उतर जाना, उसमें रम जाना। कोई काव्य पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो, उसमें क्या करो, कहते हैं उसमें भाव विभोर हो गए इस काल, या कोई बहुत अच्छी मतलब कुछ ज्यादा ही कुछ ऐसी वस्तु मिल गई, गहराई से समझना, ठीक है? बारीकी से पठन, कहीं बारीकी से पढ़ रहा है, गहराई से पढ़ना मतलब गहन पठन कर रहा है। विशेष तथ्यों को समझने के लिए, क्या विशेष तथ्यों को समझना गहन पठन की आवश्यकता होती है। जब हम किसी विशेष तथ्य को समझ, जैसे हमारे सामने संपूर्ण विषय वस्तु है, उसमें हम किसी विशेष तथ्य को ही समझना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, वहां गहन पठन की आवश्यकता होती है। समय लगेगा इस वीडियो में आपको पढ़ने में, लेकिन 100 पूरी गारंटी के साथ कहता हूं ये वीडियो देख लो, हिंदी भाषा आपके लिए आसान हो जाएगी, समझ लेना जी। इसके ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब आप नहीं समझ पाते हो पेपर के दौरान, वो वाले शब्द यहां पर हम उठा के लाए हैं। सामग्री में इसके अंतर्गत विषय के ज्ञान को आत्मसात किया जाता है। किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या विशिष्ट सूचना को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। कहते हैं ना कि एक से कई बार प्रश्न आया है, एक छात्र, भाई लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो, जहां तक आप जुड़े हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहें, आपकी जिम्मेदारी है। इसको इस क्लास को 1 के प्लस पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। जितने छात्र हैं प्लीज सेशन को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? कहते हैं ना एक छात्र है वह पाठ्य वस्तु पढ़े, उसमें वह विशिष्ट तथ्यों को, विशिष्ट सूचना को खोज रहा है। वह कौन सा पठन कर रहा है? वह गहन पठन कर रहा है, ठीक है? कह रहे हैं जैसे समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना, ठीक है जी। अब नौकरी के लिए जो है जब विज्ञापन निकलते हैं कि हाँ डीपीएस में एलपीएस में निकला हुआ है, पोस्ट निकली है कि नहीं, केवीएस की पोस्ट निकली है कि नहीं निकली है, तो उसको जब आप बारीकी से पढ़ते हो वो भी गहन पठन में आता है। अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र को नंबर देखना, अपने चाहने वाले का नंबर जो है ऐसे अपने सेलफोन में ढूंढना, अपने मोबाइल फोन में ढूंढना, भाई हाँ कहां गए राम कुमार हैं, श्याम प्रकाश कहां गए, ऐसे ऐसे ढूंढना, क्योंकि आपका फोकस्ड है विशिष्ट तथ्य पर। कौन? श्याम प्रकाश का नंबर ढूंढ रहे हो, समझे ना जी? तो वो भी कैसा पठन है? गहन पठन में आएगा, ठीक है? प्रश्न भी कराएंगे। विस्तृत पठन क्या होता है? विस्तृत पठन में पाठक ध्यान देना, अपनी रुचि के विषय की समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों का पत्रों और पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। ये जो शब्द है ना, अपनी रुचि है समझे ना? रुचि, रुचि, सुनो इधर आओ, इधर आओ तनी सुनो, कह रहे हैं अपनी रुचि, एक की पॉइंट है अपनी रुचि, ठीक है? हाँ तो ध्यान देना, यहां पर बात कर विस्तृत पठन में अपनी रुचि की पाठ्य पुस्तक पढ़ोगे। अब कोई प्रश्न दे दिया कि कोई शिक्षिका है, कोई छात्र है, वह अपनी रुचि की, जिसमें उसका बहुत रुचि है, वह पाठ पढ़ रहा है, तो वो कैसा पठन कहलाएगा? बोलते रहो, उसको लिख को भेजो, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा करो जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, लिख पाओ लिखा करो, आपका फायदा होगा, भूलोगे नहीं। तो कहते हो विस्तृत पठन में अपनी रुचि के विषय को पढ़ा जाता है, ठीक है? व्यापक पठन या सरसरी दृष्टि, ये भी लगभग गहन पठन से संबंधित ही होता है। सरसरी निगाह से पढ़ना, व्यापक यह सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए। अगर हम व्यापक पठन कर रहे हैं, सरसरी दृष्टि से पठन कर रहे हैं, तो यह सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए। जब बात प्रश्न में ऐसा हो कि एक शिक्षिका है, वह जो है सामान्य पठन कर रही है, सरसरी तौर पर, या जो है वह सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ रही है, तो वह कैसा पठन है? व्यापक या सरसरी दृष्टि से पठन कहलाएगा। एक प्रश्न है, एक बालिका अपनी पसंद की
कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? और अब गलत मत करना, चलो उत्तर करो फटाफट जल्दी से। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है। संस्कृत चंद्रा के इस महानतम टैग वर्ड में आपका स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। हिंदी का टैग वर्ड बहुत सारा कुछ यहाँ पर मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया है। बस एक छोटा सा निवेदन आपसे यही इतना है कि भाई आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा के हमें हौसला दे, हमें हिम्मत दे। जी स्वास्थ्य बहुत नहीं सही, लेकिन आपके लिए हम सोचे क्लास देना जरूरी है, ठीक है। जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया जी, साइलेंट बॉय जी। और जितने छात्र हैं डी इज द राइट आंसर, ए बता रहे हैं। यूपी 63 में बारिश हो रही है, कोई बात नहीं है, बारिश का आनंद लीजिए। सेशन को लाइक ठोक के आइए। अगर लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारे सासू मां से बता देंगे, समझ लेना। जितने छात्र जुड़े हो सेशन को, बारीकी से पठन होगा, सरसरी तौर पर पठन होगा, गहन पठन, विस्तृत पठन। अरे बोलो ना जी, कौन सा पठन है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा जल्दी बताएंगे जी। तो कह रहे हैं सर डी। अरे बिल्कुल सही बोला जी। अच्छा, हमको जब कोई वस्तु अच्छी लगेगी, माना आप बढ़िया सा नॉवेल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा वाला उपन्यास पढ़ रहे हैं, हाँ, आपका मन आ गया है, अच्छी कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जाए, आपकी रुचि हो जाए, तो आप उसको विस्तृत रूप में पढ़ना चाहोगे। पता लगा चंद्रा सर की क्लास जो है 1.5 घंटा 2 घंटा की है, ले बोर हो गए, तो विस्तृत रूप से हमको आप देखना नहीं चाहोगे, हमको पढ़ना नहीं चाहोगे ना। तो वही चीज है कि जहां पर आपका इंटरेस्ट को ज्यादा आप चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? विशिष्ट सूचना, है ना जी, यह किसका टैग है? तो कहोगे गहन पठन का टैग है ना जी, है कि नहीं है? अरे बोलो ना यार, है तो कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट, जोरदार तरीके से लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जल्दी बताओ जी। बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जी। चलो बताओ, आंसर करें सर बी, पक्का श्योर, लगा दे, हाँ लगा दे भैया। कह रहे हैं सर बारीकी से पठन, तो बिल्कुल सही बताया बाबू, एकदम लल्लन टाप बताया है। कह रहे हैं बारीकी से पठन, एकदम सही। अभी आपने पढ़ा था ना टैग, बारीकी से पठन, और इसी को हो चाहे लिखा हो गहन पठन। बारीकी से पठन मतलब गहन पठन कह सकते हो। तो बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। कितना बढ़िया उत्तर कर रहे हो, समझ में आ रहा है, वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलते रहो, बढ़ते रहो। पाठ्य सामग्री के बारे में ध्यान देना, ये सब प्रश्न आए हुए हैं आपके प्रश्न पत्र में, ये सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, फटाफट। सुबह की पहली क्लास आपके लिए मां शारदे की वंदना के साथ, इसको 600+ करो ना जी। इतना काहे की कंजूसी, है ना जी। हम जब आ सकते हैं आपके लिए, तो आप काहे नहीं आ सकते? आओ आज, और क्लास छोड़ो, आज हमारी चंद्रा सर को छोड़ के नहीं जाना है, बता दे। और जाओगे पेन फेंक के मारे, मोबाइल फेंक के मारे लग जाएगा। बारीकी से पठन, तीव्र पठन, सरसरी तौर पठन, अर्थपूर्ण पठन। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे छात्रों। आंसर करोगे सभी लोग, कहेंगे सर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सरसरी तौर पर पठन कह रहे हो, इसी को व्यापक पठन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसी को व्यापक पठन भी कहते हैं। तो जो पठन के प्रकार हैं, अगर इससे प्रश्न आया तो अगर आज के बाद गलत किए तो मुर्गा और मुर्गी अपनी क्लास में हम बना देंगे, तुमको बता दे रहे हैं जी। चलते रहो जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेल डन। शीत, कुछ लोग बताएं तीव्र पठन, तीव्र नहीं, आपको सरसरी तौर पर पठन होगा। मैंने आपको बताया है ना, इधर देखो, सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए जो पढ़ते हैं वो सरसरी तौर पर पठन होता है। तो राइट आंसर है, कर लो जी सारे सही, ठीक है। सरसरी तौर पर पठन है ना, सामान्य जानकारी। हाँ, आइए रूब्रिक, ये शब्द कई बार आया है आपके एग्जाम में, कई बार। अभी कल भी मैं हिंदी का पेडागोजी करा रहा था, तो उसमें एक बार रूब्रिक शब्द प्रयोग हुआ था। मैंने कहा था इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अब काहे का बनाना, अब तो आपके सामने है। हाँ, रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक का एक थीम समझ लो, बहुत ज्यादा गहन उसमें नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है, बस उसका थीम कहीं रूब्रिक सब लिख जाए तो उसका मतलब कुछ अलग समझ कि हे भगवान रूब्रिक का मतलब क्या होता है, परेशान मत हो जाना। उसका
तथ्य समझो, उसकी उसकी थीम समझ लो। अगर रूब्रिक लिखा तो उसका हम क्या मतलब समझ के आंसर करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन के लिए एक रूब्रिक सामान्य तौर पर यह एक मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में एक उपकरण है। अब उपकरण वो यांत्रिक उपकरण नहीं है, कैसा है देख लेते हैं। जिसका उपयोग मानदंडों और मानकों के रूप में छात्रों के काम की व्याख्या और ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। देखो जी, जैसे आपको हम अंक प्रदान करते हैं, जैसे हम आपको अंक प्रदान करते हैं, ग्रेड प्रदान करते हैं, वैसे ही रूब्रिक एक क्या है, आपका पैमाना हम बोल सकते हैं। हाँ, जिससे हम छात्र के जो भी छात्र का मूल्यांकन करते हैं उसके दौरान उनको हम एक टैग प्रदान करते हैं, यूं कह लो उसकी व्याख्या करते हैं और ग्रेड प्रदान करते हैं रूब्रिक के माध्यम से, ठीक है। एक रूब्रिक मूल्यांकन मानदंड और अपेक्षित प्रदर्शन मानकों की एक श्रृंखला को स्पष्ट करता है। कि भाई रूब्रिक होता है कि जैसे एक कहते हैं ना कि ये भैया 10 में 10 पा गए, ये जो 10 में 10 पाना ये अंक प्रदान करना है? ऐसे ही इसी को ही रूब्रिक कहते हैं। जो हम किसी भी छात्र को ग्रेडिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, वो सब उनका मूल्यांकन का एक मानदंड है, ठीक है। अपेक्षित जो प्रदर्शन मानकों की एक श्रृंखला को स्पष्ट करता है कि छात्र कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। रूब्रिक जिन्हें मानदंड पत्रक, हाँ, और क्या क्या बोलते हैं रूब्रिक को, कहीं लिखा है मानदंड पत्रक, कहीं लिखा है ग्रेडिंग योजनाएं या स्कोरिंग गाइड भी कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम है, आपको लिख लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो रूब्रिक का जो अन्य नाम है। एक थीम समझ गए, कुछ नहीं है, ये आपको एक मूल्यांकन करने का, एक ग्रेड प्रदान करने का तरीका है, सलीका है, ठीक है जी। तो इसके अन्य नाम लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में। रूब्रिक को मानदंड पत्रक कहते हैं, ग्रेडिंग योजनाएं कहते हैं और स्कोरिंग गाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम याद रखना, कभी ऐसे चेंज करके आ जाए तो सही कर देना। आई बात गई समझ में? आइए देखते हैं प्रश्न है कि नहीं, पता नहीं। हाँ, और क्या क्या होता है और रूब्रिक के बारे में। रूब्रिक छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। भाई रूब्रिक का मतलब है आपको जो है आपकी उपलब्धि को बताना, मूल्यांकन करके आपकी उपलब्धि को प्रदर्शित करना एक आंकड़े के रूप में। किसमें? एक आंकड़े के रूप में प्रदर्शित करना ही रूब्रिक है, ठीक है। आपकी उपलब्धि को एक आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करना ही रूब्रिक है। अब भाई आंकड़ा प्रदर्शित हुआ, हो सकता है उसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता हो, तो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा कि हम कितना सीख पाए, कितना समझ पाए हैं। छात्रों के लिए उनके प्रदर्शन के स्व मूल्यांकन के लिए ध्यान देना। रूब्रिक का प्रयोग कहां कहां होता है, किस किस चीज के लिए उपयोगी है, पूछ रहे हैं। पूछ ले तो क्या बताओगे? रूब्रिक जो है छात्रों के लिए उनके प्रदर्शन के स्व मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। याद रखना, छात्रों के स्व मूल्यांकन के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कौन? रूब्रिक। समझ में आया? हाँ। और एक शिक्षक द्वारा उनके कार्य की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी यह जानने का भी प्रयास करता है। रूब्रिक किसी भी छात्र की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी, वह उसके तरीके बनेगा, उसका तरीका, उसका सलीका ही क्या है? रूब्रिक है, ठीक है। यह उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। कुल मिलाके शिक्षक और छात्र दोनों के लिए रूब्रिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। दोनों में की उपलब्धियों का जो भी उपलब्धि का जो मूल्यांकन है उसको ग्रेडिंग के आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में रखने का काम करता है रूब्रिक, ठीक है जी। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं। शब्दकोशीय उपागम पढ़ा होगा, कई बार आपके एग्जाम में आया है, लिखा होता है। व्हाट इज शब्दकोशीय उपागम? जानते हैं शब्दकोशीय उपागम? आखिर शब्दकोशीय उपागम कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या समझो, उसका तात्पर्य क्या होता है, उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं ना जी। इधर आओ, जल्दी आओ। कहते हैं शब्दकोशीय उपागम क्या है? शब्दकोशीय उपागम स्थिति अनुरूप शब्दों का अर्थ समझने में मदद करता है। शब्दकोशीय उपागम क्या करता है भाई? स्थिति के अनुरूप शब्दकोशीय उपागम स्थिति के अनुरूप शब्दों का अर्थ समझने में। स्थिति के अनुरूप मतलब समझ रहे हैं, वही संदर्भगत जो आप कहते हो, संदर्भगत, वही मतलब है इसका। स्थिति के अनुरूप शब्दों का अर्थ समझने में मदद करता है कौन? शब्दकोशीय उपागम। और शब्दकोशीय उपागम के विषय में क्या क्या सही हो सकता है? अगला पॉइंट, शब्दकोश शब्दों के समानार्थी
और उनके अर्थों की सूची को संदर्भित करता है। शब्दकोश उपागम जो होता है वह किसी भी शब्द का अर्थ और उसका जो समानार्थी है उसको संदर्भित करता है। ठीक है, संप्रेषण को प्रभावी बनाने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। संप्रेषण को प्रभावित, संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान। अगर शब्दों हमारे पास शब्दकोश बढ़िया है, हमारे पास शब्दों का भंडार बढ़िया है, तो हमारा संप्रेषण जो होता है वह प्रभावी होता है। हाँ, हम अच्छे से प्रभावी तरीके से किसी से बातचीत कर सकते हैं। कहते हैं हम बोलने के शब्द खत्म हो गए तो क्या करोगे? हाँ, शब्दकोश लेखन कौशल की को निखारता है। शब्दकोशी उपागम क्या क्या करता है, ध्यान देना, या इसी को हम शब्द संपदा भी कह सकते हैं, शब्द संपदा भी कहते हैं, या इसी को शब्द भंडार भी कह सकते हो, शब्द भंडार भी कह सकते हैं आप, इसी को शब्दकोशी उपागम कह सकते हैं। इतने सारे नाम आए तो ये सारे ऑप्शन हमेशा सही होंगे। अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो शब्दकोश लेखन कौशल को भी निखारता है। जितना बढ़िया शब्दों का भंडार हमारे पास होगा उतना ही बेहतरीन हम लेखन करते हैं। जो आप बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े रचनाकार होते हैं, उनके पास शब्दों का भंडार होता है, जंजाल होता है, तब वह नए नए शब्दों का प्रयोग करके बढ़िया से लिखते हैं अच्छे से। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहो। कोई समस्या हो तो बताते रहो। मेरे प्रिय छात्रों, अगर क्लास समझ में आ रही तो एक सुंदर सा लाइक तो आपका बनता है। अगर क्लास आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, एक लाइक तो आपका हमारे लिए बनता ही बनता है। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहो। भाई लाइक वाइक कर दो जी बाबू, है, चलते रहो जी। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आता है मानस मंथन, मानस मानचित्रण, मुक्त लेखन। समझ रहे हैं जी? मानस मंथन, इसी को मानस मानचित्रण, इसी को मुक्त लेखन। श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौने, चित्र, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को मानस मंथन करने के लिए, आपने लेखन की प्रक्रिया उपागम पढ़ा है, लेखन की प्रक्रिया उपागम पढ़ा है, उसमें सारी चीजें शामिल है। लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहला आता है मानस मंथन, मानस मानचित्रण, मुक्त लेखन। ठीक है, श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों को जब मानस मंथन करने के लिए हम कोई खिलौना, कोई चित्र, चित्रकारी जैसे वस्तुओं का मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हो, वह ये अचानक से दिमाग में एक भूकंप का आना, एक हवा का आना। कैसे? कोई चित्र देखा आपने, जैसे कोई चित्र, कोई खिलौना देखा, कोई चित्रकारी देखी, तो उसके विषय में आप सोचना शुरू कर देते हो, है ना जी, उसके बारे में आप अपनी रूपरेखा बनाना शुरू कर देते हो अपने दिमाग में। तो लिख रहे हैं किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर। ध्यान देना, ये सारे ऑप्शन कब सही होंगे? प्रश्न आया है, एक दिन मैं हिंदी में प्रश्न कराया हूं मानस मानचित्रण का, तो ऐसे ही कहा गया है। ठीक है, कोई आपको चित्र दिखाकर, खिलौना दिखाकर कोई कुछ सिखा रहा है तो वह आपका मानस मानचित्रण कहलाएगा। समझ में आया? ध्यान देना, अगर ये 3 पॉइंट से कहीं आपका कोई प्रश्न बन रहा है तो ये 3 पॉइंट्स आपके अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाए, ये तो हो जाता है सही। किसी मूर्त वस्तु को दिखाकर अधिगम कराने पर वह अधिक अस्थायी होगा, क्योंकि मूर्त वस्तु के चित्रण के साथ अधिगम का ज्ञान भी हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम है। तो कोई मूर्त वस्तु दिखा करके उसके बारे में जब हम अधिगम कराते हैं तो बच्चा अच्छे सीखता है। पहली चीज वही आपका मानस मान। तो जैसे कोई चित्र देखा आपने, मैं यही बना दूं, हाँ मैं आपको इंडिया बना दूं, मना है, बनेगा नहीं, जो भी बने है, देख लो जी, है जी, जो भी बने देख लो, है, हाँ उल्टा सीधा जो भी इंडिया बन गया है ना, गुजरात पता नहीं कहां चला गया है, जो भी चला गया है। अब इसमें बहुत सारे राज्य, नदियां ऐसे ऐसे फैली हुई हैं, तो आप इसको देखोगे तो आपके दिमाग में एक रूपरेखा बनेगी, एक भाव बनेगा नदियों के विषय में, हाँ एक दिमाग में आपके विचार उत्पन्न होगा, इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है जी, समझ में आ रहा जी? चलो जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? लाइक शेयर कर दो, कुछ जाएगा नहीं पिन खींच के मार देंगे, बता दे रहे हैं। चलो उत्तर करो, पता चले। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु, अच्छा उससे नहीं संबंधित है, ये कोई दूसरा चीज है। हाँ अच्छा, पहले ठीक है, वो उससे संबंधित नहीं है, उसका प्रश्न नहीं। कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा, किसका? शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से, ध्यान देना, अपने घर से पशु वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से खिलौने क्या हैं? शिक्षण सामग्री केवल है, वास्तविक सामग्री है, रियल
वस्तु जिसको बोलते हो आप, हैं वास्तविक वस्तुएं बोल दो या प्रदत्त कार्य बोल दो, बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ। कक्षा 2 का एक अध्यापक है, वह क्या सिखा रहा है, शब्द संपदा सिखाना चाहता है और अपने छात्रों से कहता है अपने अपने घर से जो भी पशु वाहन वाले खिलौने हैं केवल वो वाहन आपको लाने हैं। तो बताओ इसमें सही कौन सा होगा। सभी से निवेदन है भाई थोड़ा थोड़ा और सेशन को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा है, आपकी उपस्थिति ही हमारा संबल है। तो जिनका उत्तर आ रहा है सर ए बी, ए और बी। शिक्षण सामग्री कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ रियल वस्तु। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है, फटाफट बता दो जी। कह रहे हैं सर ए और बी, तो जो छात्र ए कह रहे हैं वो है गलत, जिन्होंने कहा है बी एकदम राइट है। ठीक है जी, वास्तविक सामग्री या रियल वस्तु। देखो यहां वास्तविक वस्तुएं लिखा है, सही यहां भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में ना रियल वस्तु लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे ज्यादा सामग्री, वास्तविक सामग्री के रूप में हम मानेंगे। तो बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। जब कभी कोई शब्द संपदा, कहा गया जी, शब्द संपदा, शब्द भंडार, है ना जी, शब्दकोशी उपागम, या शब्दकोशी उपागम लिखा हो, शब्दकोशी उपागम बढ़ाना हो, ठीक है जी, ठीक है, कहीं पर आपका शब्द भंडार, शब्द संपदा, शब्दकोशी उपागम, है ना जी, ये बढ़ाना हो, तो उसके लिए अगर घर इसको पढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए अगर हम घर से वस्तुएं ला रहे हैं तो रियल वस्तु कहलाएगी, वास्तविक वस्तु कहलाएगी, वही आपकी दृश्य वस्तु कहलाएगी, वही आपकी क्या कहलाएगी, दृश्य वस्तु कहलाएगी। ठीक है, शब्दकोशी उपागम, समझ गए ना जी, कोई दिक्कत? ये मुक्त लेखन नहीं होगा जी, है मानस मानचित्र, मुक्त लेखन तो नहीं है जी, है ना जी। आगे आ जाओ फटाफट। आरंभिक साक्षरता क्या होता है? अब आरंभिक साक्षरता से प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा है आपसे, आपके एग्जाम में पूछा है। तो आरंभिक साक्षरता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक साक्षरता, इसी के कई नाम भी हैं, पहले उसको लिख लेते हैं ना जी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उदीयमान साक्षरता। उदीयमान साक्षरता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इतने नाम आते हैं। आरंभिक साक्षरता को हम उदीयमान साक्षरता भी कहते हैं, इसी को हम आकस्मिक साक्षरता भी कहते हैं। ठीक है जी, आकस्मिक, इसके सब नाम लिख के भेजो हमको तुरंत फटाक से कमेंट बॉक्स में, जो बतिया रहे हो पहले कमेंट बॉक्स में इनके आरंभिक साक्षरता के जो अन्य नाम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। बताओ आरंभिक साक्षरता, आकस्मिक साक्षरता, उदीयमान साक्षरता लिख के भेजो। ठीक है, और पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है, ध्यान देना, किस पर, दीवारों पर, कि बच्चे कीरम काटे, जिसको कहते हैं स्क्रिबलिंग, कीरम काटे बना सके, मतलब स्क्रिबलिंग मतलब ऐसे यानी तिरछी रेखाएं, चित्रकारी कर सकें। बच्चों की इन गतिविधियों को आरंभिक साक्षरता कहेंगे। ध्यान देना, जब छात्र शुरुआत में जब पढ़ना लिखना सीखता है उस दौरान वो क्या करता है, कहीं पर भी कोई आड़ी तिरछी रेखाएं बना देता है, जिस इज कॉल्ड स्क्रिबलिंग। अभी उसकी परिभाषा हम बता दें, स्क्रिबलिंग क्या होता है उसका मतलब बता देते हैं। ठीक है, और बच्चा जो है आड़ी तिरछी रेखाएं, कोई चित्रकारी ऐसे खड़े खड़े बना दे रहा है, दीवालों पर, भित्तियों पर बना दे रहा है, कहीं यहाँ पे कोई वस्तु आड़ी तिरछी रेखाएं जो बना रहा है, वही जो उसके सीखने की शुरुआत है। आरंभिक साक्षरता, आकस्मिक साक्षरता, उदीयमान साक्षरता के रूप में जानी जाती है। और इसमें एक सब प्रयोग स्क्रिबलिंग, कई बार आपके एग्जाम में लिखा होता है स्क्रिबलिंग कथ्यते। अभी मैंने हिंदी की जो पेडागोजी का मैंने प्रैक्टिस मैंने कराया है, सुपर 20 में मैंने आपको कराया है कि वहां पर स्क्रिबलिंग ऑप्शन में दिया है, आड़ी तिरछी रेखाएं, फिर ऑप्शन में स्क्रिबलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, में क्या होता है, छोटे बच्चे आमतौर पर अपनी कलम और पेंसिल को आगे पीछे या ऊपर नीचे की स्थिति में घुमाते हैं तथा आड़ी तिरछी रेखा बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं, वही है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या, वही अपना किस में दिया जी, अंग्रेजी में लिख दिया है ना जी। तो कहीं स्क्रिबलिंग लिखा है, उसका तात्पर्य होता है कोई छात्र आड़ी तिरछी रेखाएं बना रहा है और उससे वह लेखन सीखने का प्रयास कर रहा है, तो वही क्या है आपका स्क्रिबलिंग कहलाएगा। चलते रहो, बढ़ते रहो।
लाइक शेयर करते रहो, जितने छात्र जुड़े हुए हम आपको अब आपका धर्म बनता है कि एक लाइक मार देना और स्क्रिबलिंग लिख के आगे डैश करके लिखना चाहिए आड़ी तिरछी रेखाएं। कहीं पर भी प्रश्न में है, जैसे कि मैं करा भी चुका हूं, आड़ी तिरछी रेखाएं अगर लिखा हुआ है और ऑप्शन में कहीं स्क्रिबलिंग देख लिया तो चुप्पे से गोला भर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। और आरंभिक साक्षरता सेम टू, आरंभिक साक्षरता में एक्चुअली स्क्रिबलिंग ही होता है, ठीक है जी, हाँ छात्र स्क्रिबलिंग ही करता है। आगे आओ। पहली कक्षा के अध्यापक ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे स्क्रिबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहोगे? आरंभिक हाथ और आंख का समन्वयन, चित्रकारी सीखना, लेखन का विकास करा रही है कि आरंभिक साक्षरता है वो। बताओ इस गतिविधि को क्या नाम दोगे? इस गतिविधि को क्या नाम दूं? तो जल्दी बोलो मेरे प्रिय छात्रों, जितने लोग जुड़े हैं बहुत स्वागत है सभी छात्रों का जी, बहुत खूबसूरत स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सेशन को बढ़ाएंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। बाकी हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास। तो बिल्कुल इसी को आरंभिक कहोगे, इसी को यही लिखा होता उदीयमान साक्षरता तब भी सही होता, ठीक है। यहीं पर लिखा होता उदीयमान साक्षरता, यहीं पे लिखा होता आकस्मिक साक्षरता, ठीक है जी, आकस्मिक साक्षरता तब भी वह सही होता, ठीक है जी। तो ये सारे आपके एकदम राइट हैं, एकदम बढ़िया है, ए वाला कर लो सारे सही। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौशल अंतरण, यहां से भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। यहां से भी आपका प्रश्न बना हुआ कौशल अंतरण किम अस्ति, कि कौशल अंतरण क्या है। यहां से भी कौशल अंतरण से प्रश्न आया हुआ है आपके परीक्षा में, ठीक है जी। कौशल अंतरण, कौशल अंतरण से अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा दूसरे विषय में सहायक होता है, तब उसे कौशल अंतरण कहा जाता है। जैसे कह रहे हैं कि जो हमारा पूर्व अर्जित ज्ञान होता है, जो हमारे अंदर निहित हमारा इनपुट जो हमारा होता, निवेश होता है, जो ज्ञान होता है, उसका उपयोग जब हम किसी अन्य विषय को सीखने में, कार्य करने में हम उसका प्रयोग सहायक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कौशल का अंतरण कहते हैं। उससे क्या बोलते उसे हम कौशल का अंतरण बोलते हैं। हाँ, उसे कौशल का अंतरण कहलाएगा। आइए देखते हैं, यहां पर एक प्रश्न है, अब समझ जाएंगे। जब हमारा जो अर्जित ज्ञान है उसका प्रयोग हम दूसरे विषय को पढ़ने में, दूसरे विषय को समझने में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वही है कौशल का स्थानांतरण हो रहा है, कौशल का अंतरण कहलाएगा। स्विच होना, ठीक है, स्किल का स्विच हो जाना। जैसे अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है तो पढ़ने दो, पढ़ता है तो पढ़ने दो, काहे का टोकना काहे का रोकना है। पढ़ता है कक्षा 3 तक आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका था। क्लास 3 तक उसके पठन कौशल में मातृभाषा का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी की अच्छी तरह से पढ़ने लगा, मतलब पहले वह अपनी मातृभाषा का पठन कर रहा था, अभी वह अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ना लगा। ठीक है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पठन की निपुणता का विकास हो गया है। पठन की निपुणता का सॉरी एक सेकेंड रुकेंगे आपको। पठन निपुणता का विकास, दक्षता में संवर्धन हो रहा, कौशल का अनर्थ, पठन का कौशल। पहले वह मातृभाषा, मैंने कहा क्या है, जो उसका पूर्व अर्जित, क्या मैंने कहा था, अर्जित ज्ञान, अर्जन किसका होता है? मातृभाषा का होता है ना जी। वो अपना जो अर्जित ज्ञान है उसका उपयोग किसी अन्य विषय, कोई दूसरा विषय या किसी कार्य अथवा दूसरे विषय में सहायक होता है। तो हमेशा हमारी मातृभाषा क्या होती है? दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो ये जो जैसे हिंदी पढ़ रहा था मातृभाषा, उससे वह दूसरा विषय भी सीख गया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में कौशल अंतरण कहलाता है। तो बिल्कुल आपका ए बी सी इज द डी हो जाएगा। तो आपका सी वाला राइट है, कर लो सही, कौशल अंतरण कथ्यते। तो भाई वह पहले मातृभाषा अच्छे से बोल रहा था, ठीक है, मैं बढ़िया से विकास कर लिया, पठन कौशल अच्छे से मातृभाषा पढ़ लिख रहा है, फिर वह अंग्रेजी की इच्छा अच्छी तरह से पढ़ ले रहा है। तो एक विषय से दूसरे विषय में जाना, स्विच होना, सीधे मातृभाषा से स्विच होना दूसरी भाषा में कौशल अंतरण कहलाता है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, और खाओ कसम मत खाओ, भूलोगे तो नहीं, पक्का श्योर। तो चलो आगे बढ़ो मेरे प्रिय छात्रों, और टॉपिक है समग्र भाषा उपागम। आता है ना प्रश्न, कभी देखा है, पढ़ा, प्रैक्टिस के दौरान कहीं मिला है? तो कहोगे हाँ सर मिला है।
तो बढ़ाओ सेशन को और लाइक करो, फिर हम बताते हैं क्या होगा। समग्र भाषा उपागम क्या होता है? एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के जो बुनियादी वर्षों में, ठीक है, बच्चों को भाषा की क्लास में शब्द, शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियों, छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। समग्र, नाम से ही पता चल गया, समग्र भाषा उपागम, ठीक है जी, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो भाई थोड़ा सा इंक्रीज करते रहो सेशन को, है ना जी, ठीक है, करवाता है। वह भाषा अधिगम के समग्र भाषा उपागम का अनुसरण कर रहा है। जब कभी ऐसा कहा जाए कि शिक्षा के बुनियादी समय में, शिक्षा के आरंभिक समय में, अच्छा इसी को हम बुनियादी साक्षरता भी कहते, कहां गया, सॉरी, इसी को हम बुनियादी साक्षरता भी बोल सकते हैं, इसी को हम बुनियादी साक्षरता भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, हाँ, इसी को बुनियादी साक्षरता भी बोल सकते हैं, ठीक है। आओ, तो ये जो बुनियादी वर्षों में बच्चों को शब्द, शब्दों का समूह और तुकबंदी, शिशु गीत, बाल गीत इत्यादि ये जो सिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाते हैं, ये सारा कुछ, मतलब ये सारे शब्दों का प्रयोग कर शब्द समूह सिखाते हो, सारी चीजें सिखा रहे हो, समग्र भाषा उपागम कथ्यते, इनको हम, वह समग्र भाषा उपागम का अनुसरण करता है। समग्र भाषा पद्धति सीखने और सीखने की प्रक्रिया का एक तरीका है। समग्र भाषा पद्धति, और इसी का और एक नाम लिखो, समग्र भाषा पद्धति। क्या नाम आता जी? समग्र भाषा पद्धति भी बोल सकते हो। कहीं लिखा है समग्र भाषा पद्धति, तब भी यही मतलब है, कहीं लिखा है समग्र भाषा उपागम, तब भी यही तात्पर्य होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं समग्र भाषा पद्धति सीखने की प्रक्रिया का एक तरीका है, एक सलीका है। इसमें बच्चों को वाक्यों, शब्दों को संदर्भ के साथ संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का मतलब बस इतना है, छात्रों को जब हम क्या करते हैं कि उनके शब्दों और वाक्यों को पढ़ाते हुए, किसी एक पक्ष को न रखते हुए, उस किसी भी वाक्य के, किसी भी पाठ्यवस्तु के प्रत्येक पक्ष को लेते हुए संदर्भगत पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वही है समग्र भाषा उपागम, वही है समग्र भाषा पद्धति कहलाएगी, ठीक है जी। आगे आओ। एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की क्लास में शब्द, शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? जब भी कभी ऐसा आए तो वह समग्र भाषा, स्वनिम उपागम, शब्द विधि, समग्र वाक्य उपागम, तो क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्रिय छात्रों। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हाँ। हाँ जी, क्या कहें जी? समग्र एक, हाँ बिल्कुल। जब हम भाषा सीखने के समय में, भाषा पढ़ाते समय, भाषा सिखाने के संदर्भ में, उस समय जो हम छात्रों को संदर्भगत शब्द, वाक्य, मतलब भाषा के प्रत्येक पक्ष से उसका परिचय कराते हैं, मतलब शब्द भी, शब्द से फिर वाक्य, वाक्य में छोटी छोटी कहानियों में उसको परिणित करते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये जो प्रक्रिया है, पीछे कहा गया ना, वो जो प्रक्रिया है, इसको हम, इस तरीके को हम समग्र भाषा उपागम या समग्र भाषा पद्धति के रूप में हम उसको स्वीकारते हैं, जानते हैं, ठीक है विनीता जी, समझ गई। जब हम भाषा के प्रत्येक पक्ष को लेते हुए छात्र को सिखा रहे हैं, शब्द, शब्द समूह, शिशु गीत, बाल गीत, अन्य अन्य माध्यमों से प्रत्येक चीज हम प्रयोग कर रहे हैं भाषा सिखाने में, तो वही क्या है? समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो भाषा के प्रत्येक पक्ष को देख रहे हैं, तो ए वाला एकदम राइट है, कर लो सारे सही। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब ठीक है। राधे राधे। गीता बघेल, गीता पाल बघेल, नहीं गीता पाल जी, अच्छा, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। समझ में आ गया जी विनीता? ओके, आगे चलें, आगे बढ़ें। देखिए, जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बाद में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं तो कमेंट में इतना ध्यान नहीं जाता है ना जी, तो हम पूरा आपका कमेंट देख भी नहीं पाते। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में, अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। एक कक्षा 5 के विद्यार्थी अपनी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है, आप क्या पसंद करते हैं? अच्छा, इसको, ये तो प्रश्न है, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना। एक प्रश्न आता है खुला अंत वाला, बंद अंत वाले, खुले अंत वाले, हाँ, और बंद अंत वाले, खुला अंत और बंद, सॉरी, खुले अंत और बंद अंत, ठीक है। खुला अंत ओपन एंड क्लोज्ड, है ना जी, खुला अंत और बंद अंत, ठीक है जी। तो चलो बताओ फटाफट,
आंसर करो जी। तुम लोग सेशन को और बढ़ा नहीं सकते हो, शर्मा रहे हो का? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, फटाफट लाइक शेयर करते हो, बढ़ा दो, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आप सबकी। खुले अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, समझ लें जी। आइए देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं ना जी। यहां पर क्या है, यह प्रश्न खुले अंत वाले प्रश्न प्रारूप के अंतर्गत आएगा। खुले अंत वाले प्रश्न कौन से हैं? खुले अंत वाले प्रश्नों का उत्तर हां या नहीं में नहीं दिया जाता। पहली चीज, अगर कोई निम्नलिखित में से खुले अंत वाले प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है, निगेटिव प्रश्न है खुले अंत वाले, तो छात्र हमेशा किसी भी प्रश्न का उत्तर हां या नहीं में देता है या सीमित शब्दों में देता है, तब उसको हम क्या कहेंगे, वह खुले अंत वाले प्रश्न के संदर्भ में गलत होगा, सही नहीं होगा, वह क्या होगा, वह बंद अंत वाला प्रश्न होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तथा उन्हें स्वयं से सोचने की चुनौती देते हैं। ध्यान देना, स्वयं से सोचने के। खुले अंत वाले प्रश्न से मतलब यह हो गया ना जी, ध्यान देना, खुले अंत वाले प्रश्न से तात्पर्य यह हुआ मेरे प्रिय छात्र, जैसे मैं आपको एकदम पूर्ण स्वतंत्रता दे दूं कोई एक विषय देकर कि भाई इस पर अपना उत्तर दीजिए, तो आप अपने विचारों को स्वयं से सोचकर अपने विचारों को प्रदर्शित कर रहे हो, कोई सीमा नहीं, कोई शब्द सीमा नहीं है ना जी, कोई शब्दों की सीमा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत सभी का, और लाइक करो, शेयर करो, बढ़ाओ। तो कोई शब्दों की वहां पर सीमा नहीं है, आप लगातार जो सोच रहे हो, हाँ एकदम मुक्त सोच रहे हो, स्वतंत्र रूप से सोच रहे हो, तो ये कैसा सोच है, ये कैसा प्रश्न है, इसको हम कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों खुले अंत वाले प्रश्न। क्या बोलोगे जी, इसको हम बोलते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। चलते रहो, बढ़ते रहो, समझना, उन्हें स्वयं से सोचने की चुनौती देते हैं। जैसे मैं आपको कोई एक विषय वस्तु दे दूं और आप उस पर क्या करो, है जी, आप उस पर, मेरे प्रिय छात्रों, आप उस पर क्या करते हैं जी, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं स्वयं से सोच करके। उसमें मैंने सीमित की, जैसे कहते हैं 20 शब्दों में उत्तर दें, ऐसा कर दिया तो वह खुलांत वाला प्रश्न होगा, वह बिल्कुल खुलांत वाला प्रश्न नहीं होगा, वह आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, वह आपका बंद अंत वाला। ठीक है, जहां ओपन, आप एक्सप्लोर करो अपने आप को एक्सप्लोर करो, एकदम खुला, एकदम हाँ सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सीमित शब्दों में। बंद अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं, यह प्रश्न सीमित प्रतिक्रिया की अनुमति देते हैं, सीमित, और वह असीमित, इसी का एकदम अपोजिट कर लो। जो बंद अंत वाले प्रश्न होंगे वह सीमित प्रतिक्रिया के लिए आपको अनुमति देंगे। इसका उत्तर सीमित संख्या में विकल्पों में, देखो जहां हो विकल्प, निम्नलिखित में से विकल्पों का चयन करें। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वह भी सीमित होता है, वह भी बंद अंत वाला प्रश्न है। ठीक है जी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, सीमित संख्या में प्रश्न होते हैं, जा सकता है, जिसका अर्थ है एक शब्द या रेटिंग स्केल आदि का उपयोग करना है। मतलब एक शब्द में उत्तर दो, रेटिंग स्केल, कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे, एक शब्द में देना है। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, ये बंद अंत वाले प्रश्न है। ठीक है जी, हाँ, इसका उत्तर संक्षिप्त या निश्चित प्रतिक्रियाओं के साथ दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए मानक भाषा में क्या झूठ बोलना कभी सही है, इसे एक बंद प्रश्न माना जाएगा, इसका उत्तर हां या नहीं में मिलता है। तो जिस प्रश्न का उत्तर हां या नहीं में मिले, जो प्रश्न बहुविकल्पीय हो कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है जी, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दो, ठीक है जी, सीमित संख्या में, सीमित शब्दों में दो, ये सारी चीजें क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न की ओर हमको द्योतित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम चलते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने छात्र हैं भाई थोड़ा और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो भाई। देखिए जी, थोड़ा सा अगर आप बढ़ाएंगे तो एक हिम्मत, एक ऊर्जा मिलेगी, कम से कम भाई इतना तो आपसे बनता है, ऐसी क्लास में तो 1K तो बनता है। आपने गलत आदत डलवा दी है इसकी, है ना जी, इसकी आदत आपने गलत डलवाई है, तो चलो बढ़ाओ, बढ़ाओ सेशन को, और बताओ जहां पर जुड़े हो अपना स्टेटस बना लो। एक दिन के लिए एक बेहतर क्लास है आपके लिए, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, पाठ से बाहर के प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव, खुले अंत वाले प्रश्न, यह किस प्रकार का प्रश्न है, जल्दी बताओ, उत्तर करो, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बताओ। कक्षा 5 के लोग अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है कि वह क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं, फटाफट बताओ जी। भाई थोड़ा सा
चलो जी, बहुत बढ़िया। तो जो छात्र कह रहे हैं डी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुले अंत वाले प्रश्न है। वो क्या है? खुले अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। छात्र स्वयं से सोचकर उसको उत्तर देगा ना। कौन? मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, तो आपकी लिस्ट बड़ी हो सकती है कि वो उसमें हम आपको सीमित नहीं कर सकते कि नहीं 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 बस यही वाला बताओ कि क्या पसंद करो। नहीं, अब आपकी पसंद है, आप आपका स्वयं का विचार है, अपने विचार से आप अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सक रहे हैं। यही आपका खुले अंत वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बहुविकल्पी हो गया, लघुत्तरी हो गया, कहते हैं लघुत्तरी प्रश्न, कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में सीमित कर दिया आपको, तो सारे क्या है? ये बंद अंत वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इवन जो एक्स्ट्रापोलेटिव होता है, जो बहिर्वेशन होता है, वह भी आपका खुले अंत वाला प्रश्न नहीं होता, वह भी बंद अंत वाला प्रश्न होता है। समझ में आया? एग्जाम में कभी आ गया बहुविकल्प, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, एक्स्ट्रापोलेटिव, ये सारे क्या है? बंद अंत वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? तो ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, थोड़ा सा सेशन को और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों को तब पहुंचाओ और हमें और मोटिवेशन दो। अभी आपके लिए वो वाला लाना है ना जी, अभी संस्कृत का हिंदी का कीवर्ड लाना है। क्या लाना है जी? कीवर्ड आपके लिए, जिसको देखकर ही उत्तर छौंक दो, लगा दो है देख कर उत्तर छौंका मार दो, लगा दो। ये भी लाना है, पॉजिटिव और निगेटिव भी लाना है कि देखो उत्तर मारो। ठीक है, हिंदी में भी लाना है एक वीडियो संस्कृत में। ठीक है, ये तो टैग है, हाँ एक टैग चल रहा है आपका। ठीक है, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो, आपकी अपनी जिम्मेदारी। पोर्टफोलियो आकलन क्या क्या होता है? पोर्टफोलियो से प्रश्न बना है तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो वाला, क्या बोलोगे? पोर्टफोलियो से अगर प्रश्न बना है तो क्या आंसर करना होता है? बच्चों द्वारा एक निश्चित समयावधि में तैयार किया गया प्रपत्रों का, बच्चों का एक निश्चित समयावधि में तैयार किया गया प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रहण पोर्टफोलियो कहलाता है। जी बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं, बहुत बेहतर प्रश्न है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है? एक निश्चित समयावधि में तैयार किया गया प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। इसका क्या होता है? इसका अभिलेखन होता है। इसका क्या होता है? इसका अभिलेखन किया जाता है। ठीक है, समझे ना जी? और क्या होता है पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करते हुए उनकी क्रमशः प्रगति को, ध्यान देना, ये जो क्रमबद्ध संग्रहण कहा गया, जो डाटा होता है छात्र को सीखने और ना सीखने का, उसका क्रमबद्ध संग्रहण होता है पोर्टफोलियो। और क्या होता है? छात्रों की क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। छात्रों की क्रमशः प्रगति को वह संदर्भित करता है। समझ गए ना जी बात को मेरे प्रिय छात्रों? क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को साक्ष्य के रूप में एकत्रित करना है। ये जितने मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वहां पर ये आ चुके हैं। समझ में आया? वहां पर ये प्रश्न में ऑप्शन के रूप में ये सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, ये जितने मैं पॉइंट्स गिना रहा हूं कि बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने हेतु उनका क्रमशः प्रगति को संदर्भित करता है, पोर्टफोलियो के संदर्भ में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और क्या है? पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य एक निश्चित समय और अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरणों को साक्ष्य के रूप में एकत्रित करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स किसके विषय में सही होंगे? जब कभी पोर्टफोलियो से प्रश्न आएगा तो ये की पॉइंट्स है, ये टैग है, ये टैग आपको याद रखना है मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? है आओ, इनका नाम और पता है? इनका नाम लिख के भेजो, पोर्टफोलियो का और नाम जो भी होता है लिख के भेजो फटाफट। जल्दी कमेंट में कितनी बार पढ़ाया हूं लिख कर भेजो पोर्टफोलियो के जो अन्य नाम है। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और बढ़ते रहो। हाँ चलो ये बताओ फटाफट, इसके अन्य नाम लिख के भेजो, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। ठीक है, वही है, सेम टू सेम, वही वाला सेम टू सेम आ गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लो। हाँ, निश्चित क्रमबद्ध अक्रमबद्ध संग्रहण आ गया। नादिरा एक कोई बालिका है, अपने कक्षा 4 के विद्यार्थी, नहीं एक शिक्षिका है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त, जब प्रश्न में सर्वाधिक प्रयोग हो जाए, कार्य का चयन करें जिससे यह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। कक्षा 4 के विद्यार्थियों का पठन बोध का मूल्यांकन करना चाह रही है, तो बताओ ना जी, वह पठन बोध किसका जी? भाषा कौशल पढ़ाया है क्लास ना, पठन कौशल पढ़ाया है। अगर वो आपके ध्यान में होगा तो उत्तर लल्लन टाप आएगा, सच्ची बता रहे।
सही मतलब कसम खा लें खाएंगे नहीं। अगर आपने ये हमारे कौशल पढ़े हैं तो कौशल पढ़ा है तो वहां से उत्तर लल्लन टाप आएगा। पठन बोर्ड का मूल्यांकन करना है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख या पठन के 4-5 लाभ लिखिए, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। अब आपको बताना है किसका, पठन बोध का मूल्यांकन। अगर पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य पता होगा तो उत्तर बढ़िया करोगे। चलो बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सेशन को बढ़ाओ जी। ये जो भाग के गए हैं ना जी, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, अब पूरी वीडियो में बने रहना। कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। हाँ जी, हालांकि बहुत देर नहीं चलेगी, खत्म होने वाला है वीडियो, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को, उस उपस्थिति को आप बनाए रखें अपने जिम्मेदारी के साथ मेरे प्रिय छात्रों। चलो जी बताओ, जितने लोग हैं बताओ, पढ़ी गई सामग्री से श्रुतलेख, पठन के 4-5 लाभ लिखिए अपने शब्दों में। इन सबका उत्तर क्या रहा है सर? डी। जी नहीं, ना ना ना, यहां वाक्य बनाइए। अच्छा, गलत है। सी कैसे सही है जान लो पहले। अगर आपने डी कहा तो गलत है, यही होता है। पठन बोध, कक्षा 4 के विद्यार्थी पठन बोध का मूल्यांकन करना है, सर्वाधिक उपयुक्त लिखा है ना, सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन जिससे अपने विद्यार्थियों को मूल्यांकन से। ध्यान दीजिए, पठन बोध एक हो सकता है कि आपको एक कहानी, कोई कथा या कोई पाठ्य वस्तु दी गई, आपने पढ़ा, पढ़कर उसका बोध किया। पढ़कर बोध करना या पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जैसे मैं आपको कोई पाठ्य वस्तु दे दूं और मैं कहूं इसको थोड़ा सा पढ़ लो, अब मैं आपको एक पैसेज दिखा दूं, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूं, पोर्टफोलियो पढ़ो, चलो पढ़ो, आप पढ़ लो, उसके बाद मैं इसको हटा दूं। अब हमको मूल्यांकन करना हो, या आपको मैं एक कहानी की किताब दे दूं, कथा की किताब दे दूं कि आप इसको पढ़ो, आपने पढ़ा और उससे आपके पठन बोध का हमको मूल्यांकन करना कि आपने पढ़कर क्या सीखा, कितना बढ़िया उसका बोध किया, तो मैं ये कह सकता हूं ना, यही तो कह सकता हूं। क्या 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 बोलो बोलो, कि भाई अपने शब्दों में, हम अपने नहीं, किताबी नहीं, जो उसमें लिखा वो नहीं, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए। हाँ, कहानी के बाद मतलब कहानी पढ़ा रही होगी तो उसी का मूल्यांकन कर रही, तो कहानी दोबारा कहिए। बिल्कुल अपने शब्द में, कोई कहानी पढ़े, कोई नॉवेल में कोई भी कथा पढ़ लिए, अब आप उसको पढ़ने के बाद फिर अपने शब्दों में प्रेजेंट कर रहे हो अपने। जैसे क्या क्या होता है ना, जैसे कोई प्रश्न भी होता है, जैसे कभी शिक्षक क्लासरूम में आपने फील किया होगा, कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है, फिर आपसे पूछता है बताओ, है तो आप कितना बढ़िया पठन बोध किए हो उससे उसका पता चल जाता है। तो सर्वोपयुक्त तो जो उत्तर है आपका सी वाला राइट है। चुप पे कर लो सही। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? अब तुम्हारा मुंह बना देगा इसे, ज्यादा बोलोगे। डी वाले हैं, ये जो डी वाले हैं, ले हैं, सुंदर सुंदर मुंह बढ़िया से बन गया जी, गलती से है, ले दांत थोड़ा बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, अपने घर में शादी ब्याह में भेज देना जिसको भेजना होगा, है ना जी। हाँ हाँ, सब कुछ होता है यहाँ पे जी। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई हिंदी की टैग वर्ड के साथ में आपको, हाँ ये भी होता है जी। चलते रहो, बढ़ते आगे आ जाओ फटाक से। ग्रहीय शब्द भंडार क्या होता है? हाँ, ग्रहीय शब्द भंडार क्या होता है? डायरेक्ट टॉपिक से, डायरेक्ट प्रश्न से आपका टॉपिक आया है। बताओ, वे शब्द जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं, इसी को ग्रहणात्मक शब्द भी बोलते हैं। ग्रहणात्मक शब्द बोल सकते हैं, इसी को ग्रहणशील शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जब ऐसा प्रश्न पूछा है, इस भाव को लेकर प्रश्न पूछा है, या इसी को ग्रहीय शब्द बोल सकते हैं भंडार। कहते हैं जब कोई सुनता है, देखता है तब पहचान कर पाए। जैसे कोई शब्द है, शब्द भंडार प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विषय में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शब्द भंडार बालक की शब्द संपदा के लिए महत्वपूर्ण है। शब्दों का भंडार जो है बालक की शब्द संपदा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बालक संप्रेषण एवं लेखन में सफल होता है। भाई शब्द भंडार, मैंने अभी भी इसके पहले भी बताया जब शब्दकोशी उपागम पढ़ रहे थे, कि जो शब्द भंडार होता है, जो शब्द संपदा होती है, छात्रों को संप्रेषण करने में हेल्प करती है। हाँ, विचारों के आदान प्रदान में अगर शब्द भंडार आपके पास बढ़िया है तो संप्रेषण बढ़िया कर लोगे। जैसे देखो, हमने क्लास में चैट के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा, है कि नहीं, है ना जी। और वैसे ही क्या होता है लेखन। अब कोई रचनात्मक तरीके से कोई अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे
कविताएं लिख रहा है, अच्छा नॉवेल लिख रहा है, तो उसके पास इसका मतलब है शब्द संपदा बढ़िया है, शब्द भंडार बढ़िया है। एक 2 मिनट के लिए बोलने के लिए बोल लो तो चुप हो जाते हैं, शब्द नहीं मिल रहा है, कौन सा बोले, इसका मतलब शब्द भंडार की कमी होती है ना। तो बिल्कुल संप्रेषण में और लेखन में बहुत हेल्प करता है ग्रहीय शब्द भंडार। और ग्रहीय शब्द भंडार वे होते हैं जिनको देखते ही हम पहचान जाते हैं। ठीक है, आगे चलते आगे बढ़ते हैं जी। ग्रहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जब कोई सुनता है, सुनती है या देखता देखती पहचान कर पाते हैं, है? या कोई भी पाठ्य सामग्री में समझ सकती है, समझ सकता है, दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है, या फिर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में प्रयोग करते हैं। ग्रहीय शब्द भंडार, जल्दी बोलो फिर सही कौन सा भाई, और बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, अपने सेशन को बढ़ाओ जितने छात्र जुड़े हैं। और जो भी छात्र ई बुक की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ई बुक की पीडीएफ, उसमें ये पीडीएफ इंक्लूडेड रहेगी, संस्कृत की टैग वर्ड की पीडीएफ इंक्लूडेड रहेगी। तो ई बुक की पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लीजिए 7985 पर, हाँ 62 पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं 62, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय छात्रों की जो रिवीजन क्लास है आपकी, हाँ रिवीजन क्लास है वो स्टार्ट है आपकी। रिवीजन क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा, उसके लिए केवल 199 आपकी फी रखी गई है। और अगर क्लास लेते हो रिवीजन तो उसके साथ पीडीएफ इंक्लूड रहेगी। तो 199 में आज तक का ऑफर है, 3 तारीख तक का ऑफर 199, 1 तारीख से चल रहा है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, और ई बुक की जो चार्ज है 129 है। तो आप चाहो तो ये लोगे तो इसमें दोनों मिल जाएगा, आपके लिए है। चलो बताओ, ठीक है जी। तो बिल्कुल ए वाला सही है ना जी, ए वाला राइट है। जब कोई शब्द आप सुनो और देखो तो पहचान जाओ। ठीक है, जब आप उसका बोध कर पाओ, कोई शब्द देखो तो उसका बोध कर पाओ, उसको पहचान पाओ, वही क्या है, ग्रहीय शब्द भंडार या ग्रहणात्मक शब्द, या इसी को और एक नाम से जानते हैं ग्रहणात्मक शब्दकोश। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रहणात्मक शब्दकोश बोलते हैं। ठीक है, कई नाम है ना, जैसे इधर मैंने कहा ग्रहणात्मक शब्द या ग्रहणशील शब्दकोश, तो ऐसे नामों से इनको हम जानते हैं। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, भाषा संगम, अरे भाई यहां से प्रश्न आया है ना, अभी टेलीग्राम पर भी आप लोग से वार्ता कर रहे थे, समय नहीं मिला आपको बताने का। लेकिन आइए, जिन छात्रों ने भाषा संगम, हाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में जिनको पढ़ना हो, आइए भाषा संगम के विषय में कुछ पॉइंट्स नोट्स कर लो, वहीं से प्रश्न आएगा तो लल्लन टाप तरीके से सही मार देना, आपकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के तहत स्कूलों में, ये जो एक भाषा संगम है किसके अंतर्गत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आता है। ये जो कार्यक्रम चल रहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भाषा संगम को भी शामिल किया गया था। इसमें युवा शिक्षार्थियों के बीच भाषाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से हमारे देश की अनूठी विशेषताओं का उत्सव मनाता है। ठीक है, मनाना है, ठीक है, मनाना है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो युवा शिक्षार्थियों के बीच जो भाषाओं को बढ़ावा देने, मतलब जो भी छात्र हैं उनमें जो भाषा है उसको बढ़ावा देने में हमारे देश की अनूठी विशेषताओं का उत्सव मनाना है। ठीक है, तो जो भी हमारे देश की भाषाएं हैं उनको हम युवा छात्रों को हम प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें कि उसमें वह आपस में संप्रेषण करें। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भारत के संविधान की अनुसूची, हाँ 8वीं अनुसूची के 22 भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी प्रदर्शन बहुभाषी प्रदर्शन प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर भाषा संगम का जो उद्देश्य है, इनका कहना है कि जो भारतीय 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें छात्रों को बहुभाषी प्रदर्शन करने के लिए, मतलब छात्र उन भाषाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसके हेतु भाषा संगम कार्यक्रम आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चला गया। ठीक है जी, समझ गए है ना जी। तो ये है आपका भाषा संगम। ठीक है जी, कोई समझ, आगे आओ। फिर कहते हैं भाषा संगम के कुछ उद्देश्य थे। पहला, दिक्कत हो रही आ जाओ। छात्रों को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उससे परिचित कराना। मुख्य उद्देश्य भाषा संगम का क्या है कि छात्रों को उनकी जो 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उससे छात्रों को परिचित कराना। ठीक है, छात्रों के बीच भाषाई सद्भाव को तेज करना,
हाँ, भाषाओं को सीखने के माध्यमों से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। कुल मिला के भाषा संगम से क्या तात्पर्य? संगम, संगम मतलब मिलन, हाँ, जोड़, जहां पर एकत्रित हो, जैसे संगम तीन नदियां के एक साथ मिलकर संगम होता है, वैसे बहुत सारी भाषाओं का संगम। ठीक है, तो खासकर जो मुख्य उद्देश्य फोकस किया गया 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं, छात्र उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके, हर भाषाओं से परिचित हो सके, ऐसा भाषा संगम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है जी, हाँ, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में हम क्या करें, आपसी सद्भाव, उन सभी भारतीय भाषाओं से परिचित हो सके, छात्रों में भाषाई सद्भाव बढ़े। हाँ, ये देखो, ये भी एक पॉइंट है, छात्रों के बीच भाषाई सद्भाव को तेज कर सके, एक पॉइंट है। भाषाओं को सीखने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके, किसका उद्देश्य था? भाषा संगम का। आगे आओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो योजना है, इसके उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारत में विविधता में एकता, भारत में विविधता में एकता, ठीक है जी, कि भारतीय विचारधारा को बढ़ावा देना है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है जो चलाया गया, इसका तात्पर्य है कि भाई भाषा विविधता में एकता, ठीक है, इसका उद्देश्य अपने पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की रुचि पैदा करना और उन्हें अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अपने पड़ोसी राज्यों यह जो कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, इसका उद्देश्य ताकि जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें जो लोग हैं उनकी भाषाओं में रुचि उत्पन्न करना, रुचि पैदा करना, साथ में उन्हें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे जो भाषाएं बोली जा रही हो, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता को बढ़ावा देना। ठीक है जी, कहना एक विविधता में एकता। ठीक है, हम एक दूसरे की भाषाओं को जाने समझें, ऐसा नहीं कि नहीं उड़िया वाला है ना, उड़िया हम नहीं बोलेंगे, चलो हटो हटो हम हिंदी बोलेंगे, ऐसा नहीं। हर भाषा को जो है आत्मसात करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आयोजन इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2015 में, कब? 31 अक्टूबर को 140वीं जयंती थी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तब इसका उद्घाटन किया गया, घोषणा की गई थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट में भाषण में इस पहल की घोषणा की। ठीक है, और 2016 इसका 16-17 के बजट भाषण में घोषणा की गई, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करना। अब याद, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करना। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे हैं जी? विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाएं, जो भी हमारी भारतीय प्रत्येक राज्य की जो भाषाएं हैं, तो हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों की भाषाओं में भारतीय छात्रों को समुन्नत करना, मतलब प्रत्येक भाषा का ज्ञान कराना, इसका भी मुख्य उद्देश्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। ठीक है, आओ, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताइए। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं से मैंने बता दिया। और भाषा संगम का क्या उद्देश्य था? जो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं थी, उसमें उनसे परिचित कराना है ना। लेकिन एक संपूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम को नाम बताओ, जल्दी बताओ। भाषा सम्मेलन बोलोगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, भाषा संगम, तो उत्तर करो कौन सा सही? भाषा संगम और एक भारत श्रेष्ठ भारत दोनों को अलग रखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों अलग है। ये 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाएं जो है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, छात्रों को उससे परिचित कराना पूर्ण रूप से। तो बोलो कुछ तो बोलो, लाइक करके बोलो, शेयर करके बोलो। तो आप क्या बोलोगे? जल्दी बोलो भाई, का शर्मा रहे हो का है ना? शर्माते नहीं है जी। चलो बताओ कौन सा सही? कहोगे एक भारत श्रेष्ठ भारत इज द राइट आंसर। कर लो जी सारे सही, एकदम खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों। आगे चलें, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? जल्दी बताओ। यह भी प्रश्न है आपका। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, अपने मन से नहीं लाए हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हिंदी में। ठीक है जी, बस क्लास चिंता मत करो, जल्दी ही खत्म होने वाली है, थोड़ा सा और वेट करो। हैं कहां बहुत टाइम हो गया अभी, एक घंटा तो हुआ। 1 घंटा में क्या होता है? कुछ नहीं होता जी। है टैग वर्ड की वीडियो है, 1 घंटे में समाप्त कर दोगे। पहले लाइक बढ़ाओ, फिर लाइक बढ़ाओ, फिर बताते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित कराना, भारतीय भाषाओं की, पड़ोसी राज्यों की जो भाषाएं, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की जो भाषाएं, सभी भाषाओं से परिचित कराना छात्रों को मतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आता है मेरे प्रिय छात्रों। और आज के बाद यहां से प्रश्न आए तो गलत मत करना, यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करोगे, आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना जी। चलते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा के सुपर टैग वर्ड में आपका स्वागत है। ऐसा टैग वर्ड आपको पूरे के हमें, मैं मतलब ये आत्मश्लाघा नहीं बोल रही है, कोई घमंड नहीं बोल रहा है, लेकिन हम निश्चित तौर पर आपके लिए हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा भले ना कर पाए, लेकिन प्रयास हम पूरा करते हैं हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना जी, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं। तो हम हमेशा आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, कर रहा हूं कि आपके लिए बेहतर कंटेंट आपको मैं प्रदान कर पाऊं। जो छात्र पेड क्लास में नहीं आ पाए कोई बात नहीं ना, तो उनका कोई नुकसान ना हो। चलो बताओ। और ये सबसे बड़ी शुक्रिया उनको दीजिए, सबसे बड़ा थैंक्स उनको दीजिए, हमारे पेड स्टूडेंट्स को। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है, जब कुछ ज्यादा मतलब ऐसी चीजें आप यहाँ ना पढ़ा के, मतलब पेड वाला भी यहाँ पढ़ा दो, तो वो दिक्कत कर वो समस्या होती है। लेकिन हमारे छात्र इतने अच्छे हैं, पेड स्टूडेंट जो भी हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं सर, सबका साथ सबका विकास, सबको पढ़ा दो, ये जो टैग वर्ड है सबको पढ़ा दो, कोई दिक्कत की नहीं, हम लोगों को भी समस्या ना आती। बड़े अच्छे छात्र हैं, थैंक यू बोलो एक बार, टैग वर्ड थैंक यू बोलो पेड स्टूडेंट को, उन्होंने कहा है। चलो बताओ, जो बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे मां जूता, दादी साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, तो वह किसका उदाहरण है? दो शब्दीय वाक्य, दो शब्दीय वाक्य बताओ। अरे फटाफट बताओ, जितने लोग जुड़े हैं सब फटाफट जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो। मेरे प्रिय छात्रों, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ, यह जिम्मेदारी आपकी है ना जी। भाई थोड़ा सा बैठ जाते हैं। दिक्कत है जी, लेकिन चलो आंसर करते रहो, सभी लोग बताते रहो सही कौन सा है। प्लीज सब लोग लाइक शेयर करते रहे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते रहो। हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास। थोड़ा सा बहुत अच्छे। कूजन, रोना, बबलाना, दो संधिय संक्षिप्तता, तो बोलो नहीं कौन सा सही। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। भाई दो शब्दों, ध्यान देना, दो शब्दों के संयोजन, जैसे कह रहे मां जूता है। अब हो सकता है कह रहा हो कि जैसे आप कहीं आपको देर हो रही है, आप जा रहे हो कहीं बाहर निकलो, मां जूता लाओ नहीं बोलते हो, हाँ मां जूता लाइए, लाइए नहीं बोलो, मां जूता कहो, वो समझ गए कि हमें जूता देना है ना जी, बच्चा देर हो रहा है उसको। दादी साथ, दादी साथ में आओ नहीं बोलो, दादी साथ, है ना। तो ये दो शब्दीय संक्षिप्तता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यह दो शब्दीय संक्षिप्तता कहलाएगी। ठीक है, दो शब्दीय संक्षिप्तता के अंतर्गत हम रखेंगे मेरे प्रिय छात्र। लाइक शेयर हो, छौंकते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। पूरा कान आंख सब बंद हो चुका है जी, सर्दी से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुद्रित समृद्ध प्रवेश या लौंग खा खा के हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं ना जी। मुद्रित समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध परिवेश, हाँ प्रिंट रिच वातावरण बोल दो। बाकी इनके अन्य नाम आपको हम गिनाए हैं, आपको हम बताए हैं। मुद्रित समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध वातावरण से ऐसे वातावरण से जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास चित्र के चार्ट, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य, विद्यार्थी द्वारा लिखी रचनाओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो याद रखना क्या क्या भाई, चित्र के चार्ट लगे हों दीवालों पर, भित्तियों पर, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य कुल रखे हों, बाल साहित्य से चिपके हों, रचनाओं का प्रदर्शन हो, विज्ञापन होर्डिंग्स लगे हों आपके, उसमें कैलेंडर लगे हों, सूचियां आदि बने हों, है ना जी। तो ये सारे क्या है? सब प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रिंट परिवेश, मुद्रित समृद्ध परिवेश या मुद्रण प्रिंट रिच वातावरण से तात्पर्य बस यही होता है कि आपका जो क्लासरूम होता है उसमें दीवालों पर या कहीं आसपास किसी वस्तु पर कुछ लिखकर चिपका दिया जाए, पोस्टर्स लगा दिए जाए, है ना जी। आपके कैलेंडर्स लगे हों समझने के लिए, है ना जी। ये सारी चीजें किसमें आती हैं?
प्रिंट समृद्ध वातावरण में आती है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है जी, हाँ काढ़ा भी पी रहे हैं जी। आइए यहां से प्रश्न आता है, चित्रात्मक पुस्तकें क्या होती हैं, इनका कब ये टैग कब सही होगा, चित्रात्मक पुस्तकें यह वाला टैग वर्ड कब सही होगा, जब प्रश्न में ये सारी चीजें जो पॉइंट्स देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, चित्रात्मक पुस्तक के अंतर्गत। ठीक है जी, चलो जी। वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों या बहुत कम लिखे हों या बहुत कम शब्द हों, आपने देखा होगा खासकर छोटी कक्षाओं में क्या होता है, वे जिनमें शब्द ना ही लिखे हों या लिखे हों तो बहुत कम, जो बच्चों के दृश्यात्मक, ध्यान देने के एक शब्द पर, दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करती है। ये जो चित्रात्मक पुस्तकें हैं, क्या क्या दृश्यात्मक चिंतन, ये टैग है, नोट कर सकते हैं, नहीं तो नोट कर लो, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए 129 ओनली 129, उसमें सारी पीडीएफ मिलेगी, प्रीवियस ईयर भी रहेगा, आप ज्वाइन ले सकते हैं। आप थोड़ा सा है ताकि दोनों तरफ का सामंजस्य, एक छोटा सा शुल्क है आपसे लिया जाता है, छोटा सा शुल्क, सहयोग शुल्क, सहयोग राशि है, कोई राशि नहीं है, हाँ सहयोग राशि है। क्या क्या होता है, दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करता है, उन्हें चित्रात्मक पुस्तकें कहा जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है भैया, एक तो अवलोकन कौशल बढ़ता है, उससे साथ में क्या होता है, कह रहे चिंतन, दृश्यात्मक चिंतन आपका बढ़ता है। ठीक है, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को सोचने एवं कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। और चित्रात्मक पुस्तकें छात्रों में क्या करती हैं, कहते हैं कि नहीं, छात्रों को सोचने और उनकी कल्पना शक्ति को विकास करती हैं, यूं कहो सृजनात्मक शक्ति का भी विकास करती हैं, यूं बोल सकते हैं सृजनात्मक शक्ति का विकास करती हैं। ठीक है, चित्रों की भाषा स्वच्छंदता उन्मुक्त, स्वच्छंदता है ना जी, इसको स्वच्छंदता लिख सकते हो, स्वच्छंदता उन्मुक्तता प्रदान करती हैं। ध्यान देना, यह भी विशेषता है। चित्रात्मक पुस्तकों का टैग क्या क्या है, दृश्यात्मक चिंतन, चित्रात्मक पुस्तकें अवलोकन कौशल बढ़ता है, दृश्यात्मक पुस्तकों से सोचने की कल्पना शक्ति का विकास होता है छात्रों के, चित्रात्मक पुस्तकों से चित्रात्मक पुस्तकों की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वह स्वच्छंदता उन्मुक्त होती है। ठीक है, वो पढ़ने वाला अपने तथ्य को स्वयं गढ़ता है। और चित्रात्मक पुस्तकों में होता क्या है, जो चित्रात्मक पुस्तकें पढ़ता है वह अर्थ जो है स्वयं से गढ़ता है, स्वयं से अर्थ का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शब्द या तो होते नहीं है तो बहुत कम लिखे गए होते हैं चित्रात्मक पुस्तकों में। आई बात गई समझ में। अब आज के बाद यहां से प्रश्न आया, गलत मत करना, आगे आओ, आगे चलो। वे पुस्तकें जिनमें शब्द ना लिखे हों, ध्यान देना, या बहुत कम शब्द हों, जो बच्चों के दृश्यात्मक चिंतन और अवलोकन कौशल में वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो चित्रात्मक पुस्तकें कहा जाएगा। आप जानते हैं, पहचानते हैं बहुत अच्छे से मेरे प्रिय छात्रों। तो मैंने कहा ना जी, ये सीधा सीधा आपके प्रश्न पत्र से हम लेकर आए हैं, जो भी ये लेकर हम आए हैं पूरा आपके प्रश्न पत्रों से उठाकर हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। प्रश्न कॉन्सेप्ट वहीं से जहां से प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न बने हुए हैं, और प्रश्न इसी के इर्द गिर्द इन्हीं भाव को लिए हुए हमेशा होता है। आप यहां भाव समझोगे तो अपने दिमाग में रखोगे, प्रश्न पत्र आएगा तो वहां सही कर लोगे 100%। चलते रहो, बढ़ते रहो। एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री को क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक अध्यापिका शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार के शिक्षण सामग्री को क्या कहा जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। आंसर को जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो संस्कृत चंद्रा है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं क्योंकि विद्या हमेशा चुराने से घट जाती है, विद्या बांटने से बढ़ती है। कहा गया है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, है ना जी। पूरा श्लोक सुनोगे, सुना दे, बड़ा बोरिंग सा क्लास हो गया क्या जी। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम
विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो व्यय करने से विद्या सदैव बढ़ती है। हाँ, न किसी चोर न किसी राजा के द्वारा इसका हरण हो सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है। तो ये व्यय करो, खूब व्यय करो, खूब बांटो, बढ़ेगी 100%। ठीक है जी। जो चुरा चुरा के पढ़ते हैं ना उनका लॉस होता है, याद रखना। वास्तविक वस्तुएं या रियलिया कहलाएंगी। बी इज द राइट आंसर है। कर लो सारे सही। आए बात तो गई समझ में। चलते रहो, बढ़ते रहो। आओ, कुछ प्रश्न है। किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य है? कुछ प्रश्न करा दें जी, कुछ क्वेश्चन करा दें या फिर बंद करें क्लास को? अब क्वेश्चन से ही है, कहो तो करा दें। हाँ जी, एक अच्छी सी क्लास हो जाएगी। हाँ जी, बढ़िया सी लंबी सी क्लास। क्यों जी? अगर आप लोग बताओ तो क्वेश्चंस करा दें जी। कुछ क्वेश्चंस हैं, करा दें आपको? बताओ जी। चलिए, क्वेश्चंस कब कराएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चंस कल करा देंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम कल करा देंगे। तो ये आपका होमवर्क नोट कर लो। ए होमवर्क HW नोट कर लो। फिर ये होमवर्क हो गया आपका। किसी बच्चे के आत्म केंद्रित वाचन से क्या तात्पर्य होता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना। और क्लास कैसी लगी जरूर बताना मेरे प्रिय छात्रों। क्लास आपको कैसी लगी, संस्कृत चंद्रा की टैग वर्ड, हिंदी की टैग वर्ड वाली वीडियो कैसे लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि आपके कमेंट और आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा होती है। ठीक है जी। तो बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों तक संस्कृत चंद्र को पहुंचाइए। ये आपसे यही निवेदन, जैसे आपने हमको यहां तक खड़ा किया और आगे ले जाने का आपका दायित्व तो है, उसका निर्वाह कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को आने के लिए। और साथ में जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो छात्र संस्कृत चंद्रा की, ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र संस्कृत चंद्रा की अगर रिवीजन क्लास लेना चाहते हैं, रिवीजन क्लास के लिए आपको 199 पे करना है। हाँ जी, ओनली 199, जिसमें आपकी ई बुक की PDF भी इंक्लूडेड रहेगी। साथ में अगर हम आपसे बात करें, इसके लिए आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और डिस्ट्रिक्ट नेम और लिख देना है रिवीजन क्लास, नेम, मेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट 7985789062 पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए इसमें। ठीक है जी। हाँ, कॉल ना उठे, व्हाट्सएप कर लीजिए। और अगर आप ई बुक की ओनली PDF आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी, PDF पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको 129 पे करना होगा। तो आप बिल्कुल देखो, ये सहयोग राशि है, ये बहुत आपसे नहीं लेना है जी। मतलब कहने का ये कैंसर फ्री में, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग राशि, ताकि दोनों तरफ का सामंजस्य बना रहे, आपका भी हो हमारा भी, हम आपके लिए ऐसे आते रहे, आपके लिए उपस्थित होते रहे। इस रीजन से ये थोड़ा सा छोटा सा शुल्क आपके लिए रखा गया है। तो चाहे तो ले सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। और जिन छात्रों ने अभी तक संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किया है, क्या नहीं, संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आज ही जाओ संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। हाँ जी, पिन किया गया है, और ना मिले जो पिन किया गया है ऊपर कमेंट बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ढूंढ लीजिए संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल आप टाइप करके संस्कृत चंद्रा जी ऑफिशियल आप बिल्कुल हमको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल के नाम से आपका अपना इंस्टा नामक ग्राम है, तो आप वहां दो तीन ग्राम में आप आ सकते हैं। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट में लास्ट में। ठीक है जी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, मंगलम भूयात् सर्वदा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।